कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने ये जो ऑर्गेनाइज किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक डायलेमा में हैं, जो अभी आप कह रहे थे, और कुछ लोग कहते हैं कि कम कंपनियां रखो, ज्यादा कंपनियों को क्वालिफाई मत करो। और मैं, चाहे तो मेरा डिस्क्रीट है वो, कि मैंने ये देखा कि जब कंपनियां कम रहती तो कार्टेल बना के टेंडर लेते हैं, और इसलिए टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ये ऐसा वीक कंसेप्ट है कि जो अधिकारी जैसा चाहते वैसा टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में था, हमारे यहाँ तो एक ही कमी रह गई थी आखिरी में कि काला कोट पहनकर जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो टेंडर उसको मिलेगा, इतना ही लिखने का बाकी रहा था। तो टेंडर जो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन होते हैं, आप में से बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्टर, उनकी क्षमा मांगकर बताता हूं, वो सब तैयार करने का काम ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं, बिकॉज वहां बड़े स्वीट रिलेशन होते हैं, और वो रिलेशन में बराबर क्या क्या लिखना, किसको कैसे डिस्क्वालीफाई करना और किसको क्वालिफाई करना, इसके गेम में तो वो ओलंपिक स्टैंडर्ड के प्लेयर होते हैं। तो किसको कहाँ लिख के क्या आउट करना, तो वो बराबर उस हिसाब से बनाते हैं। तो देयर आर, वी नीड फिक्स पॉलिसी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टनेल्स, ब्रिजेस एंड रोड प्रोजेक्ट्स, which is a permanent policy for technical and financial qualification is very, very important. Other important thing is, we are very much interested in the government about financial audit. But now, after 12 years of my experience in this ministry, I'm coming to conclusion that the performance audit is more important than financial audit. We need to differentiate the contractors, those who are making good quality of construction, and there are a lot of problems are there. मैं कल पुणे में था, एक कॉन्ट्रैक्टर ने, इधर ये पंजाब हरियाणा का, तो उसने एक काम 40% बिलो जाके लिया, फिर उसने एक को वो बिलो जाके उसको 10% लेके उसको हैंड ओवर दिया, और फिर उसने 10% लेके तीसरे को हैंड ओवर कर दिया। तो फिर मैंने उनको कहा, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, तो मैंने कहा ये इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी पूरी, उसमें सीमेंट ही नहीं था, सब खराब काम किया था। तो मैंने हमारे सीजीएम को कहा, इसको पूरा रगड़ दो, इसकी बैंक गारंटी जब्त करो, और इसको इतना बर्बाद कर दो कि आइंदा ये एनएचआई में कोई टेंडर नहीं भर पाएगा, ये हिम्मत नहीं कर पाएगा। तब मेरे ध्यान में एक नई चीज मिल गई कि आजकल जीएसटी के कारण कौन सा जीएसटी कौन से इसके और किसने भरा ये पता चलता है। तो मैं अब एक ऑर्डर इशू कर रहा हूं कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने कितने % में सब कॉन्ट्रैक्ट करना, इसका नियम है, और उसके बाद में भी एक दूसरा 3 लेयर बढ़ा के जो धंधा चल रहा है 30%, 40% बिल हो जाके, अब पकड़ में आ जाएंगे, तो इनको ब्लैकलिस्टेड करो, इनकी इंक्वायरी शुरू करो। और ये इंपॉर्टेंट है कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है। हाँ, कोई आप बिजनेस करते हो, कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हो, 2 पैसे कमाने ही चाहिए, पर काम करते समय क्वालिटी काम हो। हम जरूर कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी रहे। और इसमें ये जो दिक्कतें आती है, हमारे नियमों का फायदा लेकर जो चल रहा है, सभी डिपार्टमेंट में आता है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा, और कोई ना कोई टूल तो मिल ही जाता है। और जब हाथ में मिलता है तो अब तो मैं तो बिल्कुल इसके बारे में, मैं बड़ा हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आता है तुरंत फोन उठा के उसकी मदद करता था। अब मेरा एटीट्यूड बदल गया, मुझे रगड़ना ही है, और इसलिए मैंने तय किया है कि अभी इस 2-3 साल में ये जितने हाथ में मिलते हैं, इनको ऐसा फ्रैक्चर कर दोगे टेंडर नहीं भरे अगले बार, हिम्मत ही नहीं करे, क्योंकि उनकी आदत खराब है कि टेंडर भरते समय, अभी हमने एडिशनल बैंक गारंटी मांगी, वो भी भरते हैं। ये सब करने के बाद एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इसमें क्वालिटी में इतनी प्रॉब्लम आते हैं, और फिर बदनाम हम होते हैं। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पूछा, बोल तुमसे माल खाया गया कि तुम ये मुझे बता रहे हो, ये क्यों ऐसा हुआ? उसके पास जवाब नहीं। कभी बोलते बरसात आ गई,
और ये प्रॉब्लम्स है, देर आर सम लेजिटिमेट एंड जुनाइन प्रॉब्लम्स भी है, पर उसके बाद में जब आप टेंडर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम जो है उसको कन्वर्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, उसको आपको सॉल्व करके काम करके दिखाना, यही तो आपकी टेस्ट है, इसी के तो पैसे मिल रहे हैं आपको। तो ये नेचुरली पहली बात ये है कि अब क्वालिटी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरे हमारे यहाँ जो कल्प्रिट है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वो है डीपीआर बनाने वाले। ये घर में बैठ के डीपीआर बनाते, गूगल पे देखकर इतने घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं कि आज रोड में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, 1,80,000 डेथ हो रही है। 40% एक्सीडेंट हमारे रोड पर होते हैं और सब रोड पर प्रॉब्लम डिफेक्टिव डीपीआर। और ये डीपीआर बनाते समय अपेक्षा ये कि हमारे नीचे लेवल के अधिकारी उसको चेक करें। मैंने ये भी सजेशन दिया था कि नहीं तो आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लड़कों को बोलो कि आप डीपीआर चेक करो कि उसमें गलतियां क्या है, देखो। तो इतने डीपीआर पहले हम लोग लोवेस्ट वाले को देते थे, ऐसे ऐसे लोग आए। एक तो मैंने एक को कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट के सर विश्वेश्वरैया है, क्योंकि वही सब डीपीआर में वही क्वालिफाई होता था, बोगस कंपनी, और सब काम उसको। मैंने बोला ये क्यों प्रिय है तुमको इतना, लोएस्ट है। अब हमने कहा कि प्राइस नहीं रहेगी, अब नई पॉलिसी आई। अब दूसरा उसमें एक है कि डीपीआर परफेक्ट मिलना, इसमें हमें भी काफी पॉलिसी में सुधार करना होगा। अभी तो मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से डीपीआर देते समय हम ये देखें कि भाई 51% स्टेक जो इंटरनेशनल कंपनी के है उसी को हम लोग 1000 करोड़ के ऊपर के काम का डीपीआर बनाने के लिए देंगे। यहां तक क्योंकि यहाँ के हमारे यहाँ के लोगों ने इतना डाइल्यूट कर दिया और क्वालिटी इतनी खराब की, पर अब उनके ऊपर भी नजर है, छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि ये देश का लॉस है। इसके कारण काफी नुकसान होता है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। तो पहली बात तो है कि हमें, आप भी कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले फिकी भी इसमें इनिशिएटिव ले कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का परफेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार में, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, हम सब कामों में कैसे मिले। और उसमें ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। मैं बहुत बार एक बात याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो ये बिल्कुल सही है कि अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसलिए हमने सीखना चाहिए। हर चीज नई नई बातों से हमको सीखने के लिए मिलती है, और अच्छे काम करने वालों को हमने सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा 55 से 60,000 पीसीयूज का टोल मिलता, तो हमको 1.5-2 हजार करोड़ का चूना लगा दिया विद्वान व्यक्ति ने। तो अब ये कारण ये है कि वो प्रैक्टिकल बात तो नहीं समझे। ऐसी बातें कुछ ना कुछ है, वो हमको भी हमारे दोनों तरफ से समझनी होगी। एक जो है कि फाउंडेशन, उसमें स्ट्रक्चरल बिजनेस के लिए विशेष रूप से है। हर बार प्रॉब्लम आता है कि बहुत नीचे गए, रॉक ही नहीं लगा। अब मुझे पता नहीं, पर आजकल सैटेलाइट से बहुत सी बातें मिलने लगी है। अब ये आप जैसे लोग भी ये कर सकते हैं कि व्हाट आर द न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जिसके कारण हम ये एग्जैक्ट स्टार्टअप का डिटेल मिला सकते हैं क्या, क्योंकि वर्ल्ड में तो इसमें हो रहा है काम। तो मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिजेस के लिए डीप फाउंडेशन, पियर्स, लॉन्ग स्पैन्स और टनल्स के लिए अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन एंड ग्राउंड स्टेबिलिटी, ये इंजीनियरिंग के चैलेंजेस है, और ये रीजन टू रीजन अलग है। पर मुझे लगता है हिमालयन टेरिन एक पार्ट करिए और नॉन हिमालयन टेरिन दूसरा पार्ट करिए, तो भी इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से होगा। जहां तक मुझे लगता है कि डीपीआर की बात है, उसके लिए आप अलग से जरूर कुछ करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके कारण भी बहुत नुकसान होता है। परफेक्ट डीपीआर बनना चाहिए। मैंने एक बार एक बड़े कंपनी को कहा कि आप डीपीआर बनाओ, आपके पास इंजीनियर्स है, डिजाइनर्स है,
उन्होंने कहा अगर डीपीआर बनाएंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, हम टेंडर नहीं भर पाएंगे। फिर मैंने सरकारी अधिकारियों को कहा कि तुम रिटायर होने के बाद या रिटायर होने के पहले तुम्हारा 25 साल का है, तो तुम डीपीआर कंपनी खोलो, हम आपको इनकरेज करते हैं, अच्छे लोग बनाएंगे डीपीआर। तो ये डीपीआर बनाने के लिए ये टनल्स में भी फॉरेन कंपनी की मदद करते हैं, पर उनका भी प्रॉब्लम ये है कि हिमालयन टेरिन सब जगह वैसी नहीं है। जो स्विट्जरलैंड के और ऑस्ट्रिया के जो है वहां के कंसल्टेंट समझ सकते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है, पर बाकी जगह की परिस्थितियां अलग है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है, जिसमें एडवांस टीबीएम, ऑटोमेटेड लॉन्चिंग सिस्टम्स है, प्रीकास्ट एंड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है, इसको हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। मैं तो आपको कहूंगा कि इस बार हमें बाहर के देशों के साथ आप जैसे लोगों ने उनके एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि प्रीकास्ट पर रोड भी फैक्ट्री में बने, क्योंकि अभी हमारे जो प्रीकास्ट की नालियां बनाते हैं वो इतनी बेकार क्वालिटी की है कि उसमें कभी पानी नहीं बहता। मैंने एक बार एनएचआई के इंजीनियर्स को कहा कि मुझे एक अवार्ड देना है। बोले किस बात का? मतलब तुमने इतने रोड बनाए जिसके नाली में पानी बहता हुआ दिखेगा, उसका मैं सत्कार करना चाहता हूं। सब आईआईटी पास है। अब ग्रेडियंट पानी का अगर उल्टा रखेंगे तो पानी कहां बहने वाला? फिक्र ही नहीं, कोई ओनरशिप ही नहीं है, तो पानी घुस जाता है कहीं। तो नेचुरली प्रीकास्ट का हमने मैंडेटरी किया। धीरे धीरे ब्रिजेस में इसमें काफी प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, और उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये सब के लिए आप लोग थोड़ा इस प्रकार के कंसर्निंग सब्जेक्ट के लोगों को बुलाकर इसमें क्वालिटेटिव काम कैसे होगा, इसके लिए आप जरूर सहयोग करिए। सर्वे, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड एक्यूरेसी में, सर्वे, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, इसमें प्रोजेक्ट में काफी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। अब उसका उपयोग भी कर रहे हैं, उसमें भी आप जरूर उसमें सहयोग करिए। रिपेयर आफ्टर फेल्यूर, इसके बजाय अर्ली वार्निंग बिफोर फेल्यूर, ऐसी नीति को अपनाना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर को इसकी कीमत जब चुकानी पड़ेगी तो उनको ध्यान में आ जाएगा कि जब एक बार मैंने हमारे यहाँ एक था कि इसको कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख रुपए फाइन करो। मैंने बोला 20 लाख रुपए तुम्हारी चपरासी को देता हूं, उसको कहा फाइन कर रहे 20 लाख रुपए, उसका काम 2000 करोड़ का, ये कोई मतलब नहीं। इसकी जान है कैपिटल मार्केट में, इसके शेयर की कीमत है। इसको ब्लैकलिस्टेड करो, 2 साल टेंडर भरने के लिए मनाई करो, और अखबार में प्रेस रिलीज करो कि फलाने फलाने कंपनी ने ऐसा काम किया है, ताकि उसका मार्केट का शेयर डाउन बढ़ जाए। तब उसको ध्यान में आएगा कि क्वालिटी की कीमत क्या है, तब वो ज्यादा कॉशियस बनेगा। ये 20 लाख रुपए के फाइन अभी मैं नई पॉलिसी बना और अखबार में रिलीज करेंगे, ताकि इसका भी सब चीजें, मैं फुकट में गाली क्यों खाऊं? कोई भी रोड में गड्ढा पड़े तो साला मेरे पर ही चलता है वो, जो रोड मेरा नहीं है उसके ऊपर भी चलता है। अभी मिसिंग लिंक मैंने नहीं बनाए। वो मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना तब ये शाहपुर जी पालम जी ने वहां काम किया है, लोनावाला खंडाला में। तो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि ये मिसिंग लिंक की टनल बनानी थी, तो उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। वो कौन से काले पीले रंग की घार जाएगी, फिर गाड़ी का आवाज आएगा, वो भाग जाएगी। एक साइंटिस्ट थे, वो पीछे पड़े, पीआईएल किया, नहीं मिली, तो मैंने छोड़ दिया और कॉम्प्रोमाइज करके वो लोनावाला खंडाला का डिफिकल्ट काम था, उसमें शाहपुर जी पालम जी और एल&टी ने वो काम किया, वो कॉम्प्रोमाइज, वो टनल बनी, वो अभी बनी। अब मैं 27 साल हुए हाईवे बनाकर, अब मेरा तो कोई महाराष्ट्र में, पर जैसे टनल घिसक गई मेरा फोटो और टनल पूरा सब जगह। अब अनेक बार मुझे बताना पड़ता है कि आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। अब दिल्ली के भी गड्ढे दिखे, अभी डीडीए का रोड है, कारपोरेशन का रोड है, स्टेट गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है रोड। गड्ढा दिखा के गडकरी का फोटो डाल दे। अब खाया पिया कुछ ने गिलास फोड़ा, हटना मैं क्यों खाया? मैं कारण न होते हैं, कभी क्रेडिट भी मिलता है। अब ये समृद्धि महामार्ग का मैं हवाई जहाज में, लोग मुझे बहुत अच्छा धन्यवाद, आपको बेस्ट लग, बहुत अच्छा समृद्धि। मैंने आप मुझे दे रहे, मैं ले रहा हूँ, पर मैंने नहीं बनाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो रोड अच्छा बना कोई भी तो मुझे क्रेडिट देते हैं, रोड खराब कोई भी हुआ तो मुझे डिस्क्रेडिट देते हैं। तो ये चलने वाला है, इसमें कोई मेरी तकरार नहीं है।
पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को जब तक सजा नहीं होती और कंसल्टेंट को नहीं होती, इनको जब तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी समझ में आएगा तो लोग सुधरते हैं। ये बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार से कोई सुधरता नहीं, इनको वही चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि जब तक नहीं तो गलती होगी तो यू हैव टू फेस द ऑल कॉन्सिक्वेंसेस, यही करना पड़ेगा। और अब धीरे धीरे वही हो रहा है, तो अब हम लोग भी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैंने गलती की, मैंने कॉन्ट्रैक्टर में प्रोत्साहित करने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन को लिबरल किया, डाइल्यूट किया कि नए लोग कॉन्ट्रैक्टर बने। मैं वो नया नया था, मेरे भी मन में था कि नए नए लोग बने हैं। मैंने डाइल्यूशन किया, उसका परिणाम भी है 40% बिल हो जाके। फिर तंग आके एडिशनल बैंक गारंटी ली। अब मुझे अभी पता चला कि जीएसटी से पता चल रहा है कि जीएसटी भरने के बाद किसको किसको कितने बार इसने कहाँ का दिया है। मैंने लगाओ जीएसटी का रिकॉर्ड सबका। अब जीएसटी का कॉन्ट्रैक्ट से पेटी कॉन्ट्रैक्ट कितना देना इसका प्रोपोर्शन है। अब सब आएंगे हाथ में, आएंगे तो ठोको इनको, क्योंकि ये नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और क्वालिटी के बाद फिर उसकी कॉस्ट है। वी नीड गुड क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ एनी क्वालिटी, डायलूट नहीं करना है। पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को, क्वालिटी को मेंटेन करके हमको कम करना है, और उसके लिए अलग अलग मटेरियल का भी यूज करना है। ये आप और एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये UHPC अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, इसके ऊपर आप जरूर सेमिनार करिए। ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर है, ये हमारे देश में 30 मीटर तक होता है। अब ये मलेशिया में वहां के लोगों ने टेक्नोलॉजी ढूंढी, और ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर उन्होंने 120 मीटर किया। ये मेट्रो में भी हो सकता है, ये फ्लाईओवर्स में भी हो सकता है। अभी हमारे नागपुर में एक बहुत बड़ा ब्रिज बना है, बहुत सुंदर, उन्होंने जगह जगह पर बना है 60 मीटर तक। कॉस्ट बचती है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके लिए मुंबई IIT के सिविल इंजीनियरिंग के रवि सिन्हा के नेतृत्व में, उसमें L&T के एक वेंकटरमण भी थे, अच्छे इंजीनियर हैं, उनको लेकर मैंने सब लोगों को भेजा, और वो मलेशिया सिंगापुर जाके उनकी रिपोर्ट दिए। वो करते करते 6-8 महीने लगते। सरकार में लगता ही है ऐसा, कोई जल्दी काम नहीं करता, और नया तो बिल्कुल नहीं करता। फिर अब उसका IRC वगैरह जाकर बना। अब प्रॉब्लम यह कि अभी हम लोग 2 लेयर 3 लेयर के ब्रिज बना रहे हैं। अभी पुणे में अभी मैंने हमारे डिपार्टमेंट की ओर से भूमि पूजन किया, तो मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग 40,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं। वैसे 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पुणे में बना रहे हैं, और एक ही पियर पर एक रोड नीचे में, ऊपर में फ्लावर, उसके ऊपर में फ्लावर, केवल एक ही पियर को ऐसे जोड़ते हुए ऊपर जाते हैं। तो नेचुरली कॉस्ट एकदम कम होती है। अभी नागपुर में पहला हमने बनाया, अभी चेन्नई पोर्ट से बना रहे हैं, पुणे में बना रहे हैं। तो इसके कारण बीच वाला जो डिस्टेंस है वो नेचुरली, अगर ये UHPC में जो ऊपर का पियर होता है, उसके ऊपर का बीम होता है, उसका प्रीकास्टिंग उन्होंने स्टील फाइबर में किया है। ये भी स्टील और सीमेंट वाले भी जो है, इनकी जब तक अल्टरनेटिव मटेरियल नहीं तैयार करेंगे, ये जमीन पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कार्टेल करके रेट बढ़ाते रहते हैं। मेरे ऊपर बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ, मुझे पक्का मालूम, इनको जब तक इसके लिए अल्टरनेटिव मटेरियल तैयार होंगे तो ये इनकी लाइन बराबर सीधी चलेगी, नहीं तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अभी ग्लास फाइबर स्टील आया, अभी वो लोअर इसके लिए रोड में तो यूज हो सकता है, लाइट भी है। तो धीरे धीरे अल्टरनेटिव मटेरियल पर भी, और वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, उसके ऊपर भी काफी बातों को बारे में हमने सोचना चाहिए। GFRP ग्लास फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर, कोरोजन फ्री है वो। मुंबई और समुद्र के पास जहां जहां काम है उसके लिए यूज करना अच्छा है। एम फॉर लॉन्गर लाइफ, हायर स्ट्रेंथ एंड लोअर मेंटेनेंस। तो मुझे लगता है इन मटेरियल जो है, अभी आपको हमने 70 किलोमीटर बांबू के क्रैश बैरियर बनाए, और वो अरुणाचल, वो नॉर्थ ईस्ट का बांबू, और उसका टेस्टिंग ये जो अपने देवास के इंस्टीट्यूट में किया, मैंने खुद देखने के लिए गया था, और दैट इज प्रूव टू बी, उसकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा अच्छी थी। तो नेचुरल है वो, इको फ्रेंडली है। तो मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जरूर आप लोग सोचें।
सस्टेनेबल स्मार्ट कंस्ट्रक्शन ये फ्यूचर है और इसके लिए समय भी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। और मशीनरी में आप बने तक अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की मशीन यूज करो, इलेक्ट्रिक की, इथेनॉल की, मिथेनॉल की, बायोडीजल की, एलएनजी की, सीएनजी की, कोई भी करो, आपकी कॉस्ट कम होती है, पोल्यूशन कम होता है। अभी हम 80 लाख टन दिल्ली का कचरा हमने रोड में यूज किया है, एक बड़ी टेकड़ी खाली हो गई। तो मुझे लगता है फ्लैश का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आयरन स्लैग, स्टील स्लैग का उपयोग रोड में किया है। तो वेस्ट मटेरियल का यूज करना। अभी हमने बायो बिटुमिन बनाया, जो राइस स्ट्रॉ परली जो है 290 लाख टन परली जलाते हैं हरियाणा और पंजाब में, और 5 टन ऑफ परली राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायोसिन। अभी 3-4 हजार प्रोजेक्ट शुरू हो रहे, कुछ 450-500 शुरू हो गए, तो हमको गैस मिल रहा है, उससे बायो बिटुमिन बना। और बायो बिटुमिन का 1 किलोमीटर रोड हमने नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में बनाया, अभी भी अच्छा है, और दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। तो ये परली जलने के बजाय इससे एविएशन फ्यूल बनेगी, इथेनॉल बनेगा, सीएनजी बनेगा, बायो बिटुमिन बनेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो अल्टरनेटिव मटेरियल पर भी मुझे लगता है कि जरूर आप कुछ बातों को फोकस करके इसके लिए भी आप डिटेल जाइए। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग जो टनल और ब्रिजेस के काम कर रहे हैं, ब्रिजेस में प्री कास्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्री कास्ट की कंपनीज को बुलाकर, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर आप धीरे धीरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में प्री कास्ट को मैंडेटरी करने का टाइम है। अभी अर्बन मिनिस्टर भी मुझे कह रहे थे, हमें मीटिंग लेनी है कि ये पोल्यूशन कम करने के लिए अगर टोटल हमारा कंस्ट्रक्शन का काम अगर फैक्ट्री में होगा तो जरूरत नहीं है ये सब सीमेंट स्टील लाना, पूरा पोल्यूशन होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरूर इसके ऊपर भी अलग से काम होना चाहिए। टनल में अभी हम लोग कम से कम 2 से 2.5 लाख करोड़ के टनल के टेंडर निकाल रहे हैं, बड़े बड़े टनल्स हैं। अभी नुमालीगढ़ की टनल है 20,000 करोड़ की, रेलवे और है उसका टेंडर निकलेगा। तो बहुत सी अच्छे बड़े बड़े ब्रिजेस है, टनल्स है। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। कोई भी चीज में आप जब नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे तो इस बात का विश्वास रखो कि देयर इज अ मार्केट पोटेंशियल, जिसके कारण आपकी कॉस्ट भी कम होगी, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, समय भी बचेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आने वाले समय में वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसका उपयोग करके हम रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और टनल कंस्ट्रक्शन में अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो आगे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक बात का मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि हमारे ही मिनिस्टर में इतने काम है कि हम आपको बहुत काम मिल सकते हैं, और इन कामों में भी परफॉर्मेंस ऑडिट भी शुरू हुआ है। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का रेटिंग कर रहे हैं और रेटिंग के आधार पर फिर टेंडर के बारे में सोचेंगे। रेटिंग का आ गया, अब रेटिंग में भी भलते ही लोग आगे तो मैंने बोला ये कैसे हो गया। तो थोड़ा थोड़ा सिस्टम है, हम भी उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।